कौन सी कुंडली वाले लोग अमीर बनते हैं, यानी वो कौन सी कुंडली होती है जिसे देख के ये कहा जा सकता है कि इस इंसान के पास करोड़ों रुपए आएंगे, अरबों रुपए आएंगे, पैसे की बारिश होगी इसके ऊपर। तो कि सूर्य चंद्रमा क्योंकि आत्मा और मन का कारक है, तो इसमें जितना हो सके अपने शरीर को शुद्ध करें। तो कुंडली में कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सा घर है, क्या भाव है, क्या योग है, जिससे पता चलता है कि संतान होगी या नहीं होगी? कुछ लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष सिर्फ एक तुक्का है। 27 में सर यूपी का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी रिटर्न होंगे, यानी सीएम फेज बनेंगे वो? तो अगर हम सफलता की बात कर रहे हैं तो जो सफल लोग हैं, अगर उनकी कुंडली हम देखें, मान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले लेते हैं, उनकी अगर कुंडली देखें तो सफलता का वो कौन सा घर है और क्या ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिससे वो इस कुर्सी पर बैठे हैं? इस समय मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठ रहे हैं और ये समय उनके लिए साल थोड़ा सा टफ रहेगा। सबसे पहले तो बताइए कि कुंडली जो भविष्य बताती है हमें, वो कितना प्रतिशत भविष्य बताती है हमारा? और ये कहा जाता है कि 10वां घर जो हमारा होता है वो करियर, नेम, फेम, सोसाइटी में पहचान दिलाता है। तो मुकेश अंबानी के 10वें घर में ऐसा क्या है? लेकिन 7वें घर में जब ग्रह बैठे हैं, अगर मैं कुंडली को देखता हूँ उनकी अंबानी जी की, तो राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी कुंडली में राजयोग तो होगा, क्योंकि वो गांधी फैमिली में जन्मे हैं। राहुल गांधी जी की तुला लग्न की कुंडली है। मतलब ये समझ लें कि इस जन्म में नहीं बन सकते। इस जन्म में, हाँ, इस जन्म में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते किसी भी सूरत में। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। जब बात होती है ज्योतिष की तो सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब अक्सर अधूरे रह जाते हैं। कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई अपनी हर छोटे बड़े फैसलों की डोर इसके हाथों में सौंप देता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ज्योतिष वाकई इतना सटीक है जितना हमें बताया जाता है? क्या आपकी कुंडली के 12 घर आपकी पूरी जिंदगी की कहानी वाकई लिखते हैं? आज हम इन्हीं 12 घरों के उन छुपे राजों को समझेंगे जहां हर भाव आपकी जिंदगी के खास पहलू, धन, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और भाग्य का सच बताता है। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिन्होंने सिर्फ ग्रहों को नहीं पढ़ा, बल्कि हजारों जिंदगियों के उतार चढ़ाव को समझा है। एस्ट्रो अनिल कुमार जी, जिनके पास है 30 साल से ज्यादा का अनुभव। ये सेलेस्टिक पैटर्न्स के मास्टर हैं और कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जो बार बार सच साबित हुई है। आज भी कई ऐसी भविष्यवाणियां करने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में सच होती हुई नजर आएंगी। आज हम इनसे वो सवाल पूछने वाले हैं जो आप सब ने भी सोचा होगा, जैसे कि क्या कुंडली सच में आपका भविष्य बता सकती है? क्या आपकी शादी, पैसा, करियर सब पहले से लिखा है? क्योंकि ज्योतिष अक्सर एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं बताते हैं। इसलिए आज आपको वर्ल्ड वॉर 3 की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मिलने वाली है कि वो किस ईयर में होने वाली है। आज कुछ ऐसे राज भी खुलेंगे जो हर ज्योतिषी आपको नहीं बताता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा और क्या आप उसे बदल सकते हैं, तो इस पॉडकास्ट को आखिरी सेकंड तक, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगला जवाब आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमेशा की तरह गुरुदेव श्री के.एन. राव जी को नमन करता हूँ। ये मेरे ज्योतिष गुरु ही हैं, साथ साथ मंत्र गुरु भी यही हैं मेरे। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ज्योतिष हैं, बहुत सारे उपाय बताते हैं। लोग ज्योतिष को कुछ अंधा विश्वास करते हैं उस पर, और कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ज्योतिष सिर्फ एक तुक्का है, और कुछ लोग इसको हर एक कदम पर फॉलो करते हैं। आपके पास 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है सर, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, समझी होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने अनुभव से ये बताइए कि ज्योतिष कितना सटीक है। देखिए, ज्योतिष को एक सुपर साइंस प्रूव किया जा चुका है। हमारे भारतीय विद्या भवन में इसकी एक साइंटिफिक वे में पढ़ाई होती है, जिसमें एक कोर्स गुरुदेव राव सर ने एक कोर्स बनाया, डिज़ाइन किया था। उस हिसाब से मुझे पढ़ाते हैं कि कैसे ग्रहों की चालों से हम ये पता लगाते किसी पर्टिकुलर टाइम पर
किसी पर्टिकुलर डेट को, किसी पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुए व्यक्ति किस तरह का होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी। यह उसकी कुंडली, जो कुंडली बनती है वो बनती है डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से और प्लेस ऑफ बर्थ से। पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि इसे सुपर साइन प्रूव किया जा चुका है। कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो नहीं मानते, अब जो नहीं मानते उनका कुछ किया तो जा नहीं सकता है इसमें। सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष ऐसी विद्या है, बहुत सारे ज्योतिष से मैं बात करती हूँ जिनमें से कुछ ये उन्होंने मुझसे कहा कि ज्योतिष ऐसी विद्या है जिससे आप एग्जैक्ट तारीख समय बता सकते हैं किसी भी घटना का। ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप बिल्कुल डेट, तारीख, समय सब कुछ पता चल जाता है? देखियो, कुछ जो त्रिकाल लगना संत होते हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल है, पर ज्योतिषी के लिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्योतिष में हम 70% ही भविष्यवाणी कर पाते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जैसे ज्योतिष क्या करते हैं, लोग ये कमेंट में सवाल करते हैं कि आपने तो ये बता दिया कि भूकंप आएगा, ये महीने में भूकंप आएगा, इस महीने में ये होगा, इस महीने में वो होगा। अब अगर उस महीने में कुछ भी हुआ तो ये बोल देते हैं कि मैंने तो भविष्यवाणी की थी, मैंने तो ऐसा कहा था, देखो ये सच हो गया। तो सर अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, एग्जैक्ट समय नहीं, दिन पता चल सकता है ना, तो फिर क्यों नहीं बताया जाता? देखिए, ये जो आपने भूकंप वगैरह की बात करी, ये एक अलग से एक विषय होता है जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी को एक अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है। और जब भी पृथ्वी तत्व राशियाँ एफ्लिक्टेड होती हैं, पीड़ित होती हैं, उस समय एक भूकंप वगैरह जैसी परिस्थिति पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई नियर बाय डेट वगैरह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत समय लगाना होता है। यदि किसी के पास समय हो, बहुत ज़्यादा समय लगा पाए, तो वो कर सकता है। पहले किसी समय में डॉक्टर BV रमन जी की भविष्यवाणियाँ ठीक हुआ करती थी। उसके बाद समय के साथ दशा शायद उनकी ठीक न रही। गुरुदेव राव सर ने इस पर, भूकंप वगैरह पर बहुत सी भविष्यवाणी की हैं। जैसे गुजरात में जो भूकंप आया था सबसे बड़ा, उसकी उन्होंने एग्जैक्ट तिथि वगैरह भी बता दी। सर जब लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास तो ज़्यादातर वो अपना भविष्य जानने के लिए जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में आप कुछ ऐसा बताएं जो दिखाने के लिए लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और मोटी मोटी रकम देते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि कुंडली जो भविष्य बताती है हमें, वो कितना प्रतिशत भविष्य बताती है हमारा? 70 से 80% तक ये ठीक बता पाती है। इससे आगे बता पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि कुंडली में आपकी मृत्यु भी लिखी होती है कि आप कब मरेंगे, कब मरने वाले हैं, किस तरह से आपकी मृत्यु होगी, एक्सीडेंट से होगी या नेचुरल डेथ होगी, क्या ये भी पता चलता है? बिल्कुल पता लगता है। कुंडली का जो तृतीय भाव होता है, जो थर्ड हाउस होता है, ये नेचर ऑफ डेथ बताता है। किस तरह से? मतलब मैं जाना, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए किसी को उसकी मृत्यु के बारे में, लेकिन फिर भी जो आपने थर्ड हाउस के बारे में बताया, उसमें कौन से ऐसे ग्रह, क्या ऐसा होता है जिससे ये पता चलता है कि इस इंसान की इस उम्र में मृत्यु हो जाएगी? नहीं, उम्र की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो लॉन्जिविटी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें निकालते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मुमकिन कि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, इतना ज़्यादा शोध नहीं हुआ। हज़ारों साल पहले ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे, और गुरुदेव राज सर भी ये कहते हैं कि इस पर ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाकाल का या महादेव के हाथ में है ये तो। या जैसा पहले मैंने बताया, कुछ संत होते थे या त्रिकाल लगना संत वगैरह होते हैं, वो इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर कुंडली के थर्ड हाउस को या तृतीय राशि की तत्वों को देखकर उन पर किन ग्रहों का असर आ रहा है, इससे क्लू मिलता है नेचर ऑफ डेथ कैसी होगी, एक्सीडेंट होगी, पानी में डूबने से मृत्यु होगी, या या बीमारी से होगी, ये बताया जाता है। जबकि आयु का घर हमारा अष्टम हाउस होता है। इतना जरूर बताया जा सकता है किसी की अल्प आयु होगी, मध्य आयु होगी या पूर्ण आयु होगी। ये जरूर एक जो भी अच्छा ज्योतिष जानने वाला होगा ये बता पाता है, लेकिन समय नहीं बता सकता कि कोई भी व्यक्ति 70-80 साल में मर जाएगा, 50-60 में मर जाएगा या कैसे मर जाएगा। सर ये जो आपने बताया अल्प आयु है या फिर कोई ज़्यादा जिएगा या कम जिएगा, तो ये कैसे पता चलता है? देखिए, कुंडली में लग्न, जो हमारा जिसे हम लग्न कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं, उसे अष्टम भाव को और दशम भाव के ग्रहों को देखकर और इन घरों में किन किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है या प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर शुभ प्रभाव में हैं ये लग्न, 8th हाउस और 10th हाउस शुभ प्रभाव में हैं, इनके स्वामी शुभ स्थानों पर बैठे हैं, तो लंबी आयु होती है या पूर्ण आयु होती है।
अगर इनमें से एक भी बिगड़ा तो मध्य आयु, और तीनों बिगड़ गए या दोनों में खराब हैं तो अल्प आयु की ओर संकेत देते हैं। सर, हर इंसान के मन में, जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबके मन में यही सवाल होता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं। तो कुंडली में ये किस भाव से पता चलता है, कौन सा घर होता है जो हमारी सफलता की कहानी कहता है? देखिए, सफलता की कहानी कहने के लिए या असफलता कहानी कहने के लिए कई घर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई हाउसेस को देखा जाता है, दशा कौन सी चल रही है इससे देखा जाता है, और सबसे पहले किस दशा में कोई व्यक्ति पैदा हुआ वहीं से निर्धारण हो जाता है कि इसकी लाइफ का जो वो चलेगा, आगे समय चलेगा, वो कैसा चलेगा, आने वाला समय इसने ज़िंदगी में किस तरह की जीवन को ये काटने के लिए आया है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है और जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा बैलेंस मिलती है बचपन में, वही यह निर्धारण कर देता है कि आगे चलकर इसका जीवन किस तरह का चलेगा। वो एक तरह से पिलर होता है, कुंडली का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत बनती है, अगर पिलर ही या फाउंडेशन ही कमज़ोर है तो फिर बिल्डिंग का निर्माण ठीक से हो नहीं पाता। अगर हम सफलता की बात कर रहे हैं तो जो सफल लोग हैं, अगर उनकी कुंडली हम देखें, मान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले लेते हैं, उनकी अगर कुंडली देखें तो सफलता का वो कौन सा घर है और क्या ऐसा कनेक्शन बन रहा है जिससे वो इस कुर्सी पर बैठे हैं? देखिए, उनका नवमेश चंद्रमा नीच का होकर लगन में लगना लॉर्ड मंगल के साथ बैठा है। तो यहाँ बैठकर यह है कि नीच भंग राजयोग बना रहा है, बहुत प्रबल राजयोग है। 11वें भाव में सूर्य और बुध राजयोग बना रहे हैं, लगन में नीच भंग राजयोग में है चंद्रमा। इस समय मोदी जी की मंगल की दशा चल रही है, जो कि अष्टमेश होने के साथ साथ लग्ना लॉर्ड भी है। और जैसा कि पराशर जी ने कहा है, द दशा ऑफ लग्ना लॉर्ड इज ऑलवेज गुड। अष्टमेश है तो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है उनके पीछे से। 8वां घर जो होता है कॉन्स्पिरेसी का भी होता है। तो मतलब ये जो 2026 है, ये मोदी जी के लिए, जैसे आपने बोला कि उनका मंगल चल रहा है, मंगल की दशा चल रही है, तो ये अच्छा है। थोड़ा टफ है ये समय, थोड़ा टफ चल रहा है इनके लिए अभी। बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी उठ रहे हैं और ये समय उनके लिए साल थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर आते आते निखर कर आएंगे दोबारा। अब मोदी जी के बाद सर, अगर सफल इंसानों की हम बात करें तो मुकेश अंबानी, जिनके पास बहुत पैसा है और एक सोसाइटी में उनकी पहचान है, सफल इंसान है। और ये कहा जाता है कि 10वां घर जो हमारा होता है वो करियर, नेम, फेम, सोसाइटी में पहचान दिलाता है। तो मुकेश अंबानी के 10वें घर में ऐसा क्या है? देखिए, अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करते तो उनकी तुला लग्न की कुंडली है। 7वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं जो राजयोग, धन योग बना रहे हैं, और विदेश का स्वामी बुध भी 7वें घर में बैठा है, जो विदेशों में भी नेम फेम दे रहा है। और जैसा आपने कहा 10वां घर कैरियर का होता है, नेम फेम का होता है, पहचान का, यह गलत है। 10वां घर सिर्फ और सिर्फ कैरियर का होता है, 10वां घर कर्म स्थान कहलाता है। अच्छा, 7th जो आपने बताया सर, ये बहुत नई बात है मेरे लिए भी और मुझे लगता है मेरे ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि 7th हाउस को हमेशा ये बोला जाता है कि ये शादी का है, पार्टनर आपका कैसा होगा ये बताता है, और आप बोल रहे हैं कि 7th हाउस आपकी सफलता का घर होता है। 7वां घर जो होता है ये आपके स्पाउस का भी होता है, साथ ही साथ आपके अगर बिजनेसमैन कोई हो तो बिजनेसमैन में पार्टनर को भी 7वां घर ही दिखाता है। और नेम फेम आता है। और रही बात नेम फेम की, तो उसके लिए योग होने चाहिए, जैसे गज केसरी योग है, राज इलेक्शन योग है, पंच महापुरुष योग वगैरह होते हैं, वो नेम फेम दिलवाते हैं आदमी को। तो गज केसरी योग की बात की, ये अंबानी जी की कुंडली में है? नहीं, अंबानी जी के कुंडली में गज केसरी योग तो नहीं है, पर हाँ उनके चंद्रमा को गुरु देखता है। तो इसका क्या मतलब होता है? 7वें नहीं, गज केसरी नहीं, मतलब चंद्रमा को जो एक देखा जाए तो अकेला बैठा है वो, उससे 12वें घर में शनि आ गया, लेकिन यहाँ पर वो गज केसरी योग नहीं बना इसमें। लेकिन 7वें घर में जब ग्रह बैठे हैं, अगर मैं कुंडली को देखता हूँ उनके अंबानी जी की, तो सूर्य, बुध और शुक्र 7वें घर में बैठे हुए राजयोग और धनयोग बना रहे हैं, और जो विदेश से जुड़ा है, यानी विदेश से दौलत ज़्यादा कमा। तो अब दौलत की बात हुई है सर, तो अमीर बनने की हम बात कर लेते हैं। कौन सी कुंडली वाले लोग अमीर बनते हैं, यानी वो कौन सी कुंडली होती है जिसे देख के ये कहा जा सकता है कि इस इंसान के पास करोड़ों रुपए आएंगे, अरबों रुपए आएंगे, पैसे की बारिश होगी इसके ऊपर? तो देखिए, हर कुंडली में ये हो सकता है, लेकिन
इस देखना ये होता है क्या उस कुंडली में धन योग हैं, और जब आदमी के कैरियर का समय आया तो क्या किसी उच्च ग्रह की दशा आई, या दशमेश से जुड़े ग्रह की दशा आई, या उस कुंडली में जो भी धन योग बन रहे हैं उनसे संबंधित ग्रहों की दशा आई। यदि उनसे संबंधित ग्रहों की दशा आएगी तभी वह आदमी को अमीर बनाता है। ऐसा नहीं है किसी आदमी का धन योग बना हुआ है कुंडली में और बचपन में 13-14 साल की उम्र तक धन योग की दशाएं खत्म हो गई। ये जो धन योग या राजयोग होते हैं ये ठीक लाइफ में ठीक समय पर आने चाहिए जब उनका करियर शुरू हो रहा है। अच्छा, 11वें घर को लेकर कहा जाता है सर कि ये इनकम का घर होता है, प्रॉफिट दिलाता है हमें। ये अचीवमेंट, अवार्ड्स वगैरह का घर होता है, लाभ स्थान होता है, और साथ ही साथ से उपचय हाउस कहते हैं या मल्टीप्लिसिटी का हाउस। तो 11वें घर में कौन सा ऐसा ग्रह होना चाहिए, किसकी दृष्टि कैसे पड़नी चाहिए जो हमें ये बताए कि हमारे पास पैसा आएंगे? राहु अगर 11वें घर में बैठा हो, वर्गोत्तम बैठा हो तो धन देता है। अशुभ ग्रह जब 11वें घर में बैठे होते हैं तो वह मेटेरियलिस्टिक गेन कराते हैं। अशुभ ग्रहों का होना जरूरी है 11वें भाव। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी है सर, राजयोग से मुझे याद आया, लोग ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल राजयोग कुंडली में एक्टिव किए जाते हैं। मतलब राजयोग नहीं है कुंडली में, लेकिन फिर भी किसी तरह से कुछ चीज़ें करके उसको एक्टिव करें, आर्टिफिशियल राजयोग उसे बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना सही है? आप कोई भी ज्योतिष का ऐसा ग्रंथ लाएं जिसमें लिखा हो। बहुत से ग्रंथ हमने पढ़े, हमने तो आज तक ये पहली बार सुना कि आर्टिफिशियल राजयोग, धनयोग भी बनाए जा सकते हैं। जो विधाता ने एक बार लिख दिया, वो लिखा गया, उसे मिटा नहीं सकते आप। यानी ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपकी आर्टिफिशियल राजयोग बना के आपको पैसा दिलाएंगे, सक्सेस दिलाएंगे, तो वो झूठ है। जिस समय, जिस तारीख को, जिस जगह पर कोई व्यक्ति पैदा हुआ उसी समय उसका भविष्य निर्धारित हो गया। आप पूजा पाठ करके जो आपको अशुभ समय आ रहा है उसमें कमी तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके भविष्य में लिखा है उसे मिटा नहीं सकते आप। जिन कर्मों को लेकर आप आए हैं उन्हें भोगना तो अवश्य होगा। कुछ इतना थोड़ा सा असर हो सकता है उसमें कि बाहर धूप में तो आपने अम्ब्रेला ले ली तो थोड़ी सी छाया हो गई। पूजा पाठ वगैरह से या संतों के आशीर्वाद से थोड़ा वो पोस्टपोन हो जाता है, पर भुगतने जरूर पड़ेंगे आपको कर्म अपने जो संचित कर्म पर लेकर आए हैं। अब सफल लोगों की बात हो रही है सर, तो हमने मोदी जी की बात की, अंबानी जी की बात की, अब राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी कुंडली में राजयोग होगा जो वो गांधी फैमिली में जन्मे हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की तुला लगन की कुंडली है और चतुर्थेश जो होता है वो पद प्राप्ति का होता है या प्रधानमंत्री का वगैरह होता है। वो शनि है, वो 7वें घर में नीच का होकर बैठा है राहुल गांधी जी की कुंडली में। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री तो वो इस उसमें समय में कभी आगे आने वाले भविष्य में कभी बन नहीं सकते। मतलब ये समझ लें कि इस जन्म में नहीं बन सकते। इस जन्म में, हाँ, इस जन्म में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि जो चतुर्थेश होता है, सिंहासन का ग्रह होता है उनका, वही नीच का होकर बैठा है। अच्छा, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर वो मीडिया में अपना करियर स्टार्ट करें या फिर वो फूड इंडस्ट्री में जाएं, रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट करें, तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी। ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो कुछ भी कर लें, ना करें तब भी उनका बहुत सक्सेसफुल है। वो धन की तो उन्हें कमी है ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है वो होटल इंडस्ट्री में जाएं या किसी भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाएं या किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, वो सक्सेसफुल तो हैं ही। बात है प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, बाकी तो हर चीज़ में सक्सेसफुल हैं वो। अब आपने ये बताया वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हैं सर, पैसे हैं उनके पास बहुत सारे। तो जो राजयोग की मैंने बात की कि उनकी कुंडली में राजयोग है, तो है राजयोग? देखिए, उनकी कुंडली में राजयोग भी हैं। जैसे मैंने बताया, तुला लगन की कुंडली है, दूसरे घर का स्वामी मंगल और 11वें भाव का सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो लेगेसी है, सब कुछ है उनके पास है। लेकिन आपने ये देखा होगा अमूमन उनकी किसी भी स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका चंद्रमा केम ध्रुव योग में होता है। जब भी चंद्रमा केम ध्रुव योग में होता है और उसका कोई कैंसिलेशन ना हो रहा हो, यानी उससे 12वें भाव में और दूसरे घर में कोई ग्रह ना बैठा हो, तो चंद्रमा केम ध्रुव योग में होता है। बहुत ही एक लैंग्वेज जो है, भाषा जो होती है, वो आदमी की ऐसे हो जाती है, उसे कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, उस कभी चीज़ों को समझ नहीं पाता, वो
उसे हमेशा कोई भी डिसीजन वगैरह लेने के लिए किसी दूसरे की हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। और उनकी कुंडली में भी केम ध्रुव योग है। पंचम भाव बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, वहाँ राहु बैठा है। राहु इज डीमन, राहु इल्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो यही कारण है, जैसे कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते बोलते भटक जाते हैं, उनकी टंग स्लिप हो जाती है, तो उनका उसका कारण राहु है। राहु 5वें घर में बुद्धि स्थान में बैठा है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। अच्छा सर, राहुल गांधी की शादी को लेकर जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो बड़ा बोलते हैं कि राहुल गांधी की शादी होगी। अब एज भी मेरे ख्याल से, अगर युवा नेता वाली हम देखें, शादी नहीं हुई इसलिए युवा नेता कहा जाता है उनको। शादी क्या कभी हो पाएगी राहुल गांधी की? नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखिए, उम्र इतनी हो गई है। शादी के कुछ सिद्धांत होते हैं जो पहले कभी थे प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल आज हैं। 27-28 साल तक शादी हो जाया करती थी। दशा भी आई, गोचर भी आया, प्रॉमिस भी है। ऐसा नहीं है इस कुंडली में प्रॉमिस नहीं है इनके विवाह का। विवाह का प्रॉमिस तो है। सिर्फ एक है कि शनि सप्तम भाव में बैठा है, नीच का होकर बैठा है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि डिनायल होगा। सप्तमेश जाकर नवम भाव में बैठ गया, जो कि भाग्य स्थान होता है। और ये हम इस कॉम्बिनेशन का एक अर्थ ये भी निकालते हैं, विवाह के बाद भाग्योदय होना। तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना पाऊंगा। कहने को तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि विवाह हो चुका है, पर कुंडली देखकर लगता नहीं है कि इनका विवाह नहीं होना चाहिए। मतलब विवाह हो सकता है, और एक तरह से जो मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अगर ये शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद इनका करियर अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है? नहीं, सप्तमेश नवम भाव में बैठा है, तो ये तो इसका तो अर्थ यही निकाला जाता है विवाह के बाद भाग्योदय होना। 27 में सर यूपी का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी रिटर्न होंगे, यानी सीएम फेज बनेंगे वो? बिल्कुल बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की धनु लगन की कुंडली है और अगले साल उनकी शनि में बुध की दशा होगी। शनि उनका द्वितीयेश तृतीयेश होकर 6ठे भाव में कंपटीशन के घर में बैठा है। जुपिटर उसे देखता है और बुध इनका दशमेश है। जैसे मैंने बताया था, जब दशमेश की वो होती है तो कैरियर का ग्राफ बढ़ता है। तो डेफिनेटली बीजेपी की ही सरकार आएगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यह बुध 12वें भाव में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, लग्न और चतुर्थेश के साथ बैठा है, सिंहासन का स्थान है। तो ऐसा लगता है शायद 2029 के आसपास इन्हें अपनी गद्दी छोड़कर कुछ शायद इनका प्रमोशन कर दिया जाए, क्या मालूम नहीं हमें। तो ऐसे चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री के बाद पीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जी बैठ सकते हैं, तो क्या प्रमोशन ये कह सकते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कहूँगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, जो 5 साल का इनका कार्यकाल है आगे वाला पूरा नहीं करेंगे, यहाँ से हटाकर इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं होते, कुछ सेंटर में मिनिस्ट्री वगैरह भी होती है, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री होती है। हो सकता है वो इन्हें सौंप दी जाए। और जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं, हो सकता है होम मिनिस्ट्री या कुछ और इस तरह से उन्हें दे दिया जाए। मतलब केंद्र में जा सकते हैं। बिल्कुल, छोड़ना पड़ेगा। 12वें भाव में है बुध। सर, पैसे को लेकर आपने बताया कुंडली में कि कहाँ पर पैसे होते हैं और सफल लोगों की बात की। अब एक चीज़ और मैंने देखी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे जानने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन वो फिर भी लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। मीन्स वो घर नहीं ले पाते, घर है तो गाड़ी नहीं ले पाते। तो ऐसा क्यों? क्या उनकी कुंडली में कुछ ऐसा होता है? देखिए, कुंडली का चतुर्भाव जो होता है वो सुख स्थान होता है। सुख, चौथे घर से हम माता को देखते हैं, चौथे घर से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथे घर से हम वाहन को देखते हैं। चीज़ों का होना और चीज़ों का भोग ना कर पाना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब चौथे घर से जैसे मैंने बताया माता, प्रॉपर्टी और व्हीकल होते हैं, तो कुछ इनके कारक स्थिर कारक कहलाते हैं। माता का जैसे चंद्रमा होता है, चौथे घर का स्वामी बहुत अच्छा बैठा है लेकिन चंद्रमा पीड़ित है तो माता को कष्ट देता है। ऐसे ही चौथा घर का स्वामी शुभ स्थान पे बैठा है, अच्छा बैठा है, लेकिन मंगल अगर पीड़ित है कुंडली में, अशुभ स्थान में है और तरीके से उस पर कोई पीड़ा आ रही है, तो प्रॉपर्टी तो होगी पर प्रॉपर्टी का सुख नहीं होगा। और जब आप व्हीकल की बात करते हैं तो फोर्थ लॉर्ड तो आपका वेल प्लेस है,
लेकिन वाहन का कारक या व्हीकल का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र यदि पीड़ित होगा तो वो अपने कन्वेंस का या जो भी व्हीकल वगैरह उसका सुख नहीं भोग पाता कभी भी। सर इसका कोई सोल्यूशन होता है? आपने फिर वही सवाल किया, ये तो प्रॉमिस है। जैसे बोलते हैं ना आप लोग, बदल नहीं सकते डेस्टिनी, ये तो डेस्टिनी बदलने वाली बात होगी कि सॉल्यूशन, इनमें सॉल्यूशन नहीं होते। जैसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि आप ये कर लीजिए, इससे थोड़ा बेहतर होगा, इससे थोड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। मीन्स बता दिया आपकी कुंडली को देख के कि आप ये उपाय कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, दान कर दीजिए तो आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, आप ये चीज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती जब हमारी कुंडली में जो चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में आता है, यज्ञ, दान और तप इसे कभी नहीं त्यागना चाहिए, जो दान वाली बात कर रही हैं। हाँ, इतना हो सकता है शुक्र से, वाहन से कोई पीड़ा है, कुछ है तो शुक्र के मंत्र करें, शुक्र के कुछ जो भी आपको मंत्र आता है, उपाय आता है, लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्योंकि शुक्र जो होता है वो लक्ष्मी जी के उसमें होता है, तो उसका स्तोत्र वगैरह करें कोई भी। अब सर जब वाहन की बात निकली है तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी खरीदने के बाद उनको एक्सीडेंट का डर रहता है, और कई बार गाड़ी खरीदी और हमेशा ऐसा होता है कि उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया, उनकी गाड़ी कभी टकरा गई, कभी मतलब लॉसेस होते रहते हैं गाड़ी में। तो इसकी भी क्या वजह होती है और कुछ ऐसी चीज़ है जो करने से ये चीज़ें रुक जाए? देखिए, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी बात करें, जब भी फोर्थ लॉर्ड का संबंध सिक्स्थ हाउस से आ जाए, छठा घर हमारा एक्सीडेंट का होता है, चौथा घर कन्वेंस का होता है, तो फोर्थ और सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का संबंध आ जाए और शुक्र भी पीड़ित हो तो ये एक्सीडेंट प्रोन कुंडली बन जाती है। उपाय तो यही है कि या तो आप ड्राइवर से चलवाएं या थोड़ी सी सावधानी रखें। तो शायद सावधानी रखेंगे, अगर आपको पता है आपकी कुंडली एक्सीडेंट प्रोन है, केयरफुली चलाएंगे, ध्यान से शायद कुछ कम हो एक्सीडेंट, बाकी उपाय अलग से इसके कोई नहीं होते हैं। जैसे मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं गाड़ी में आप, मैंने देखा भी है, मतलब गाड़ी में लोग भगवान जी की मूर्ति को टांग लेते हैं या कोई मंत्र लगा लिया या फिर कुछ ऐसा किसी ने उपाय बताया कि आप ये चीज़ गाड़ी में रख लीजिए, इससे थोड़ा आप सेफ रहेंगे। भगवान की फोटो वगैरह लगाना, मंत्र जाप वगैरह करते रहना, ये तो वैसे भी करना चाहिए। इससे एक्सीडेंट अगर होना लिखा है आपकी कुंडली में, क्योंकि अगर आप आगे की दशाएं देखेंगे और आपको एक्सीडेंट दिख रहा है तो ये जो मंत्र पूजा की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है एक्सीडेंट होगा नहीं, होगा ज़रूर, पर हो सकता है नुकसान आपको कुछ कम हो, इतना ही कर सकते हैं आप इसे। यानी इस केस में भी कोई उपाय काम नहीं करते, क्योंकि आजकल मैं बड़ा सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि लोग बोलते हैं आप ये चीज़ रख लीजिए गाड़ी में या फिर आप ये कर लीजिए तो इससे आपका एक्सीडेंट ये नहीं ज्योतिष होगा। नहीं है, ये ज्योतिष नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, पर ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। अब सर 7th हाउस का, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, लोग शादी का घर इसे बोलते थे और आपने बताया कि ये हमारी करियर का भी एक तरह से घर होता है, पार्टनरशिप का, बिजनेस में पार्टनरशिप का घर होता है। तो सर अब अगर शादी की हम बात करें तो 7th हाउस को कहा जाता है कि विवाह और जीवन साथी, हमारा पार्टनर कैसा होगा उसका घर है। तो क्या इसमें हम देख सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि शादी हमारी होगी और होने के बाद सफल होगी या नहीं होगी? 7th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ होगा, शुभ स्थानों में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, ट्राइंस में बैठा हो, अच्छा विवाह होता है। जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रह में हमारे बुध आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, शुक्र आ जाता है और बृहस्पति आ जाता है, इनका जितना शुभ प्रभाव सप्तम हाउस पर होगा या 7th हाउस पर होगा, उतनी ही अच्छा विवाह होता है। ऐसा कहा जाता है सूर्य का यदि 7th हाउस से संबंध बन जाए, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह कहलाता है और सूर्य जहाँ बैठता है जिस घर में, वहाँ के जो एक जीव तत्व होते हैं उनसे आदमी को दूर कर देता है। तो 7th हाउस से अगर सूर्य का संबंध आता है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। गुरुदेव राव सर एक इसमें बहुत ही अच्छा एक योग बताया करते हैं, यदि मंगल 7th हाउस को और जुपिटर को एक साथ देखे तो वैवाहिक जीवन में एक उन्माद की स्थिति पैदा हो जाती है। शुक्र और बृहस्पति साथ हों और उनकी डिग्रियां बहुत क्लोज हों तब भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। शुक्र 7th हाउस के को और 7th लॉर्ड को शनि देखे तो थोड़ा सा डिले हो जाती है मैरिज। तो जितना शुभ प्रभाव होगा 7th हाउस पर उतना ही वैवाहिक जीवन सुखद होगा, लेकिन साथ ही साथ नवांश कुंडली को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि आपके स्पाउस के बारे में ज़्यादा रिजल्ट जो है वो नवांश कुंडली से देख के मिलते हैं हमें। अच्छा, आपने लेट और डिले जो मैरिज होती है उसकी वजह भी बता दी सर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अगर लेट होता है या डिले होता है तो ऐसे बोलते हैं कि शादी नहीं होगी। तो लेट और डिले शादी का मतलब ये नहीं होता कि शादी नहीं होगी। नहीं, लेट और डिले का मतलब डिनायल नहीं है, लेट है विवाह। आजकल आज के समय की अगर मैं बात करूं तो 32, 33, 35 साल तक विवाह होता है। पहले होता था 27, 28 साल तक विवाह हो जाता था, देश काल पात्र को देखते हुए। पहले एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, किसी ने MBA किया, MBA के बाद कुछ पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद फिर बच्चे कहते हैं कि हम अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। लड़कियां ये कहने लगी आजकल, पहले मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, उसके बाद विवाह करूँगा। तो समय बदल रहा है, समय के साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा विवाह समय पर हो रहा है, कौन सा लेट है, कौन सा डिले डिनाय वाला है। और किसकी शादी नहीं होगी, जैसे राहुल गांधी को लेकर लोग कहते हैं, और सलमान खान भी, क्योंकि शादी उनकी भी नहीं हुई, तो भी लोग ये कहते हैं कि हो सकता है इनके कुंडले में शादी का घर ही ना हो, मतलब शादी के योग ही ना हो। आपने राहुल गांधी का बताया कि शादी के योग हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये हम देखते हैं कुंडली में कि इनकी शादी होगी ही नहीं, इनके तो योग ही नहीं है शादी का। नहीं, बहुत मुश्किल होता है ये बताना कि शादी होगी ही नहीं, क्योंकि दशाएं आती हैं, ग्रह बैठे हों। जैसे पहले कभी कहा जाता था शनि सप्तम में बैठा और डिले कराता है, मंगल भी आ जाए और डिले करा देगा। लेकिन डिनायल के कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली पकड़ना बहुत मुश्किल है शादी में, कुंडलियों में, कि डिनायल होगा। एक पुनर्फू योग होता है, यदि शनि चंद्रमा और सूर्य को देखे एक साथ, लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य शनि के नक्षत्र में होते हैं तो अमूमन कैंसिल हो जाता है। यह एक योग जरूर देखने को मिलता है कि विवाह नहीं होगा। ऐसे ही कहा जाता है कि चंद्रमा या शनि यदि अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा और सूर्य को देखता है तो विवाह नहीं होता। ये शायद फलदीपिका एक हमारा ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें कहीं इसका उल्लेख आता है। लेकिन भविष्यवाणी एग्जैक्टली करना कि विवाह होगा ही नहीं, यह बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा सर, जैसे ये बोलते हैं हमेशा कि ऊपर वाला जोड़ी बनाकर भेजता है, हमारा किसके साथ विवाह होगा, हमारा एक पार्टनर है वो कहीं ना कहीं है, और जब वो मिलेगा तो शादी हो जाएगी हमारी, मतलब जोड़े में बनाया है हर चीज़ ऊपर वाले में, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती और वो पूरी लाइफ सिंगल रहते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? क्या वो जो ऊपर वाले ने उनके लिए बनाया है वो मिल नहीं पाता, या फिर कुछ और कारण? नहीं, देखिए वही सब ग्रहों का खेल है ये। जैसे मैंने आपको बताया पुनर्फू योग है, या शनि वगैरह का कुछ रोग आता है। ऐसे रेखा योग में कुछ योग दिए हुए हैं जिनसे आप आइडिया लिया जा सकता है कि भाई विवाह नहीं होगा, होगा बहुत देर से होगा। तो कुछ ज्योतिष के ग्रंथों में ऐसे योग दिए हैं, रेखा योग वगैरह में बताया जाता है इससे। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तलाक बहुत ज़्यादा होंगे। अभी कल ही मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ आने वाले कुछ महीनों में उन्होंने बोला कि बहुत सारे तलाक होंगे। तो तलाक के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तलाक होगा या नहीं, ये भी क्या कुंडली में पता चलता है? देखिए, तलाक होने का कारण तो यही होता है, सबसे पहला कारण ये होता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ हैं। इसके फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकते हैं, सोशल रीज़न हो सकते हैं, कैरेक्टर को लेके हो सकते हैं, इम्पोटेंसी को लेके हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा ही हो हमेशा तभी तलाक होगा, कि हस्बैंड वाइफ की। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से तलाक होता है। लेकिन कुंडली में तलाक देखने के लिए हमें छठे भाव, सातवें भाव और 12वें भाव का संबंध देखना होता है। छठा घर जो होता है वो कोर्ट ऑफ लॉ होता है, और 12th हाउस जो होता है वो इम्पीचमेंट होता है। जब 7th हाउस से इसका रिलेशन आता है तो ये तलाक को होता हुआ कुंडली में दिखाता है। ऐसे ही 7th लॉर्ड सूर्य के साथ अगर बैठा है सप्तम में, तब भी आपको ये डिवोर्स की तरफ ले जाता है। और सर, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको लेकर लोग ये कहते हैं कि ये कर्म होते हैं हमारे पिछले जन्म के, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये कर्म होते हैं जो कुंडली में दिखता है, या फिर कुछ और? देखिए, एग्जैक्टली आप कर्मों को दोष ना ठहराएं, ये तो एक ग्रहों की स्थिति है जो उसमें कुंडली में है। लेकिन क्रियमान कर्म जो होते हैं, जो संचित कर्म है, वो तो पूर्व जन्म के हैं। लेकिन इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं,
जब हमें पता है कि हमारी कुंडली में ये कुछ अशुभ प्रभाव हैं, तो हम क्रियमान कर्म करके, वो तो आपके इस जन्म में आपके हाथ में है ना, ये फ्री विल है आपकी, इन्हें करके कुछ हद तक इन्हें मिटिगेट किया जा सकता है। पर लेकिन क्योंकि इतनी आजकल प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो इसे नाउअडेज इट्स इन फैशन, ये फैशन के तौर पर लिया जाता है इसे, कि नाइट पार्टीज़ वगैरह होती है, ये सब होता है। तो इसकी वजह से ये समय बदल रहा है। पहले हुआ करता था लोग अपने वर्क प्लेस से जब मैक्सिमम 7, 8, 9 बजे तक आ जाते थे, आजकल नाइट रात को 2-2 बजे तक आते हैं। मेल फीमेल्स इकट्ठे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटोनिक लव वगैरह डेवलप हो जाता है, कुछ हो जाता है ना चाहते हुए भी। शायद ये भी कुछ कारण, आजकल सोशल सर्कल ऐसा हो गया है आजकल। शादी के बाद सर संतान की बात होती है, और आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लाइफस्टाइल हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती। फीमेल्स में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कुंडली में कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन सा घर है, क्या भाव है, क्या योग है, जिससे ये पता चलता है कि संतान होगी या नहीं होगी? देखिए, आपको तो शायद नहीं पता होगा, बचपन में लोग ये कहा करते थे, पता नहीं पूर्व जन्म में हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो, या मोती दान किए थे ऐसी संतान मिली, या पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसी संतान मिली। तो पूर्व जन्म और संतान दोनों को कुंडली में पंचम स्थान से देखा जाता है, या 5th हाउस से देखा जाता है। तो 5th हाउस, 5th लॉर्ड अगर वेल प्लेस है और जुपिटर का उस पर प्रभाव है, ऐसी एक साथ में कुंडली इसके बनाई जाती है, इसे हम सप्तांश कुंडली कहते हैं। उसमें भी 5th हाउस, 5th लॉर्ड का संबंध अगर जुपिटर से आ जाता है तो संतान अवश्य होती है। मतलब अगर ऐसी चीज़ें हैं और मान लीजिए फीमेल में कोई दिक्कत भी है, मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो भी होगी ही संतान? संतान तो अवश्य होगी, चाहे आज के तारीख में से IVF वगैरह चल गया है, या मेडिकली एक देखा पता लग जाता है। हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेटेड पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीज फुट या क्षेत्र फुट, उससे देखकर ये पता लग जाता है मेडिकली हस्बैंड में या वाइफ में किस में मेडिकल फिटनेस नहीं है। सर शनि देव से लोग बहुत डरते हैं, तो कुंडली में अब ग्रहों के खेल की बात करते हैं, और सबसे पहले हम शनि देव की बात करते हैं। कौन सी ऐसी जगह है, कहाँ पर शनि देव बैठे, या कुछ ऐसा हो देख रहे हैं किसी ग्रह को, तो डरने की ज़रूरत है वाकई, ये हम मान लें? देखिए, पहली बात तो ये, शनि न्याय का देवता है। टॉरस लगन हो, वृष लगन हो, शनि उच्च का बैठा हो, वर्गोत्तम हो, तो बुरे फल दे ही नहीं सकता। इनकी मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में आ जाए, जैसे मिथुन लगन वगैरह है, तो बुरे फल नहीं देगा शनि कभी भी। हाँ, शनि नीच का हो गया, शत्रु राशि में बैठ गया। शत्रु राशि कौन सी? शत्रुओं की शत्रु राशि होती है, सूर्य की राशि में बैठ गया, बृहस्पति की राशि वगैरह में बैठ गया, इन राशियों में बैठकर इसके शुभ फल में कमी आ जाती है। या किसी कुंडली के लिए 6ठे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का स्वामी हो गया, तो थोड़े अशुभ फल देता है। ऐसा माना जाता है शनि जिस घर में बैठते हैं वहाँ से संबंधित शुभ फल देते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि पड़ती है थोड़ी सी, इनकी वक्र दृष्टि होती है, यानी वक्र दृष्टि थोड़ा सा मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाता है यदि कुंडली में शुभ ना बैठे हों ये शनिदेव। तो किसी भी राशि, जब भी ग्रह को देखेंगे तो थोड़ा सा उस मैलेफिक क्या, थोड़ा डिले कर देते हैं, डिले का भी कारक शनि होता है। तो अशुभ प्रभाव जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा उसमें फल मिलने में, शुभ फल मिलने में थोड़ा देरी हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आप काले कपड़े नहीं पहन सकते, मत पहनिए, एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं, तो वाकई काले कपड़े पहनने से कुछ बुरा होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो काली माता की जो ड्रेस होती है वो काली उसमें किया जाता है। काले वस्त्र क्यों नहीं पहनने, अगर इसको पसंद है ज़रूर पहने। शनि का मंत्र करें, आप नवग्रह स्तुति का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें अगर आपका शनि कमज़ोर है तो। यहाँ पास में ही एक कोकिला वन है, कोसी के पास में, वहाँ परिक्रमा लगाएं जाके। सर शनि कमज़ोर है हमारा, ये कैसे पता करें? मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, लेकिन क्या कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा शनि कमज़ोर है? नहीं, आप इसे महसूस नहीं कर सकते कि शनि कमज़ोर है हमारा। थोड़ा सुस्ती, शनि अगर आके बैठ गया, 4थे घर में आके बैठा है शनि, और कमज़ोर से मतलब है कि जैसे शुभ राशि वगैरह में नहीं है, उसकी अपनी जो ऑनरशिप है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो 4थे घर के फल मिलने में थोड़ा देरी हो जाती है, डिले हो जाती है, क्योंकि डिले का कारक भी सैटर्न होता है ना। भाग्य स्थान का ये भी कहा जाता है, 9वें घर में यदि शनि आ जाता है
तो भाग्योदय थोड़ा लेट होता है जीवन में। तो अगर हम डराने वाले योग की बात करें तो क्या कुंडली में कोई डराने वाले योग भी होते हैं? शनि से डराने वाला कोई योग नहीं बनता कि सिर्फ शनि का ही ऐसा बैठा होगा तो वो डराने वाला योग होगा। जैसे ये कुछ लोग कहते हैं शनि और चंद्रमा अगर इकट्ठे आ जाएं तो विश्व योग बनता है, लेकिन चंद्रमा जैसे कहा जाए मन का कारक होता है, शनि डिटैचमेंट का कारक होता है, तो थोड़ा सा आदमी में एक तरह से कहें तो डिप्रेशंस आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, वो अकेला रहना पसंद किया जाता है। तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, इसमें धीरे धीरे लक्षण खत्म हो जाते हैं। अगर राहु केतु की हम बात करें, कुंडली में उनको देखें तो कब वो हमें अच्छे फल देते हैं और कब बुरे फल देते हैं? क्योंकि सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो आज का कलयुग का टाइम है वहाँ पर राहु केतु हमें ज़्यादा, राहु जो है हमें ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। राहु वर्गोत्तम हो गया, राहु कर्क राशि वगैरह का हो गया। पराशर जी ने और जैमिनी ऋषि वगैरह ने अलग अलग राशियाँ ने दी हैं। जैसे कर्क राशि का राहु खराब फल नहीं देता, बुध और बृहस्पति की राशि में बैठा हो राहु तो खराब फल नहीं देता, लेकिन अष्टम में जाकर बैठा, छठे में बैठा, 12वें घर में बैठा और दशा इसकी ऐसे कैरियर वगैरह के समय में आ गई तो थोड़ा ब्रेक दे सकता है, सडननेस का कारक बन जाता है। 11वें भाव में राहु बैठ गया, वर्गोत्तम हो गया, शुभ राशि में बैठ गया जाके, या बृहस्पति से देख रहा है तो और दशा आ गई आपके कैरियर साइन में तो बहुत भोग ऐश्वर्य आदमी को देता है। एक होती है साढ़े साती और ढैया, शनि की साढ़े साती बोलते हैं और भी ग्रहों की ये आती है। तो बहुत से लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जो मुझे सफलता मिली है वो मेरी साढ़े साती में ही मिली है, लेकिन बहुत से लोग डरते भी हैं इससे। तो क्या वजह होती है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं साढ़े साती में और कुछ लोग जो है बिल्कुल डूब जाते हैं? हमारे देश के 15 प्रधानमंत्री अपनी साढ़े साती के दौरान बने हैं। शनि मैंने जैसे पहले बताया था आपको, साढ़े साती को देखने के बहुत से कई स्टेप्स होते हैं कि तब जाकर साढ़े साती का निचोड़ निकाला जाता है। कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है। जब साढ़े साती आई तो क्योंकि साढ़े साती हम तब मानते हैं चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा से अगले घर जब शनि आता है तो साढ़े साती होती है। चंद्रमा मान लीजिए कि कहीं लगन में बैठा है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो साढ़े साती शुभ फल देगी। और सबसे अच्छा इसका तरीका देखने का होता है, अष्टक वर्ग एक वो विधि होती है, उसमें देखना चाहिए शनि कितने बिंदुओं में गोचर कर रहा है। 28 से ज़्यादा बिंदुओं में है तो साढ़े साती का फल खराब नहीं होगा। ये किसी कुंडली के लिए, तुला लगन के लिए या वृष लगन के लिए शनि योग कारक हो गया, साढ़े साती खराब नहीं होगी। और ये एक अपने आप में सिर्फ एक ट्रांजिट होता है और कुछ नहीं होता। अगर किसी की दशा शुभ है, ज़्यादा बिंदुओं में बैठा है तो उसके लिए बहुत शुभ फल देगा, लेकिन अगर इसकी ऑनरशिप खराब है, कम बिंदु में बैठा है, इल प्लेस है तो, और दशा भी खराब है, तो साढ़े साती का ही सिर्फ रोल नहीं है, बाकी भी चीज़ें ऐसी साथ साथ बन गई हैं कि अशुभ फल मिलता है, जिसका दोष हम साढ़े साती को मढ़ देते हैं। और सर अगर कुंडली के राज की हम बात करें, जैसे होता है लोग ये सुनना बड़ा पसंद करते हैं कि राज रहस्य, तो क्या कुंडली में कुछ ऐसे वाकई राज होते हैं जो ज़्यादातर ज्योतिष हमें बताते ही नहीं है? देखिए, अष्टम भाव जो होता है, 8वां घर जो होता है, वो छुपा हुआ होता है, हाउस ऑफ सीक्रेसी होता है। जब अष्टमेश की दशा आती है तो छुपे हुए राज निकल कर आते हैं व्यक्ति के, वैसे ही उसके ग्रह की दशा में हाउस ऑफ सीक्रेसी कहलाता है, स्कैंडल्स का होता है और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी का भी होता है। ये सब अष्टमेश या अष्टम भाव से देखते हैं। पुनर्जन्म कभी कहते हैं? पुनर्जन्म 5वें घर से देखा जाता है, मैंने जैसा पहले बताया, 5वें घर से पुनर्जन्म के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम 5वें घर से पुनर्जन्म के बारे में देख सकते हैं? नहीं, पुनर्जन्म सिर्फ 5वां घर आपसे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें दृष्टिकोण कुंडली वगैरह देखनी होती है और बहुत मुश्किल काम होता है ये देखना कि पुनर्जन्म क्या है। ये तो दशा सीक्वेंस जो आपको मिली है उससे पता लगता है। पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको दशा सीक्वेंस पढ़ाई के समय, उसके बाद आपको करियर के समय, विवाह के समय अच्छी दशाओं का सीक्वेंस मिलता जा रहा है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म के कर्म आपके अच्छे थे। अगर सीक्वेंस खराब मिलता जा रहा है आपको दशाओं का तो पता लगता है कि बुरे कर्म थे। ऐसे ही एक योग होता है, यदि 5th लॉर्ड 6th हाउस में 6th लॉर्ड के साथ बैठ के राहु केतु एक्सिस में आ जाए, या
सिक्स्थ लॉर्ड 5th हाउस में बैठकर राहु केतु के साथ आ जाए तो इसे ऋणानुबंधन कहा जाता है। पिछले जन्म के ऋण चुकाने के हैं और इसलिए आपका जन्म हुआ है। इस वक्त अगर सर देश और दुनिया में देखें तो हर तरफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है और एस्ट्रोलॉजर्स ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वॉर होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ है वॉर को लेकर, कौन सी ऐसी ग्रह दशा क्या होती है जिससे ये प्रेडिक्शन लगाई जाती है कि वॉर होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है या हम इसे मेदनी ज्योतिष कहते हैं। इसे देखा जाता है, हर देश की अपनी अपनी एक कुंडली होती है, तो उन कुंडलियों में देखकर देखा जाता है, या सप्तमेश की उनकी या द्वादशेश की दशा हो तो पता लगता है कि वो वार में इन्वॉल्व होने वाले हैं देश। अगर हम इस समय ईरान की कुंडली की बात करते हैं तो ईरान की कुंडली में अभी जुपिटर में राहु में की दशा चल रही है और राहु में भी शनि की दशा है। कर्क लगन की कुंडली है ईरान की। छठा घर जो होता है वो होता है हमारा लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ होता है। उसका स्वामी जुपिटर उच्च का होकर लगन में बैठा है और 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो उसकी जुपिटर की या बृहस्पति की दशा है। तो ईरान हार मानने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल को या यूएस को इसके लिए उसके साथ कोई ना कोई पीस ट्रीटी करनी पड़ेगी, या जैसे अक्टूबर नवंबर में हुआ था, सीज फायर किया था इजराइल ने, ऐसे ही करना होगा इन्हें। ईरान झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। हालांकि सर अभी क्या हुआ कि वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद सीज फायर हुआ कुछ दिनों का, अब ये कहा जा रहा है कि फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है, तो वाकई ऐसा है? सीज फायर तो ये कि सिर्फ ट्रंप का हमारे यहाँ पे एक ये स्ट्रैटेजी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीस फायर ये करना चाहता है वो, इसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, पर वार अभी जून तक या मई एंड तक तो ख़त्म होती नहीं दिखाई हो रही है। जुपिटर जब अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में आएंगे तब जाकर शायद कुछ युद्ध विराम की स्थिति एक आ सकती है। उससे पहले युद्ध विराम की कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर हम सर तीनों की कुंडली को कंपेयर करें, जैसे आपने बोला हर एक देश की कुंडली होती है, अमेरिका, इजराइल और यूएस, ईरान, अगर इन तीनों की कुंडली को हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन, अगर वॉर होती है तो कौन जीतेगा और किसे मुंह की खानी पड़ सकती है? नहीं, मुंह की खानी नहीं, अल्टीमेटली सीज फायर होगा, क्योंकि ईरान भी कमज़ोर नहीं है। यूएस को अब कहते हैं कि सुपर पावर है, लेकिन उसकी भी दशा छिद्र चल रही है, यानी आने वाले समय में वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन के यूएस में योग बनते हैं। लगभग हम देखते हैं 2027 के बाद वहाँ भी योग, ऐसा लगता है कुछ शायद नेतृत्व परिवर्तन होगा, मतलब ट्रंप की कुर्सी जाएगी। हाँ, काफ़ी हद तक इस तरह के हमें, क्योंकि उनकी दशा छिद्र चल रही है। और अगर ऐसे ही हम देखते हैं, इजराइल की कुंडली देखते हैं तो इजराइल की भी राहु में जुपिटर की दशा चल रही है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली की बात करते हैं, उनका सिंह लगन है और सूर्य उनका 10th हाउस में राहु के पास साथ बैठा है, जो दिखाता है बहुत ही क्रूर शासक हैं ये, बहुत ही क्रूर शासक है। और अभी इनकी दशा चल रही है जुपिटर में, वीनस की दशा चल रही है और वीनस 12वें घर में बैठा है। और अगला इलेक्शन जो इनका 2028 में होगा तब जुपिटर में मून की दशा होगी और मून द्वादशेष है, तो मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब 28 में रिपीट नहीं होंगे? ये रिपीट नहीं हो सकते, किसी सूरत में रिपीट नहीं हो सकते हैं ये। और इजराइल को भी सीज फायर की वजह से युद्ध विराम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक देश बर्बाद हो गया या किसी की हार हुई या किसी की जीत हुई। अच्छा, अभी इधर जब वॉर स्टार्ट हुई, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei शहीद हुए, तो उसके बाद से सर नेतन्याहू और ट्रंप की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैले, बहुत ज़्यादा लोग ये बोलने लगे कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या ऐसा कुछ है? ये कह सकते हैं? नेतन्याहू की कुंडली तो है ही नहीं किसी के पास, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या आधार है आपके पास ये? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल रहे हैं कि नेतन्याहू तो चले गए, उनका नहीं, तो सिर्फ एक ज्योतिषी शायद बोल रहे हैं, लेकिन आधार क्या है? ज्योतिषीय क्या आधार है उसका? जब तक नेतन्याहू की कुंडली ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नेतन्याहू कुंडली में नहीं है? या तो उनके पास कोई एक क्लियर पॉइंट है या कुछ हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा, पर ज्योतिषीय आधार नहीं है इसका कोई भी।
सर आपने बोला कि सीज़ फायर हो जाएगा और ये कहा जा रहा था कि जो ईरान, इज़राइल और यूएसए वाला युद्ध है, इसी से हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है। अगर सीज़ फायर हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 क्या होगी कभी? देखिए, इजराइल और ईरान का युद्ध आए दिनों चलता रहेगा और अल्टीमेटली यूएस को भी इसमें आना ही पड़ेगा, ओपनली फाइट करना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड वार की बात करते हैं, वर्ल्ड वार जाकर होगी 2030 में। महाभारत में क्या आता है, जब किसी एक महीने में 2 ग्रहण पड़ जाएं, 13 दिन का एक पक्ष हो, शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष हम कहते हैं, ये 13 दिन का पक्ष हो, एक 2 ग्रहण पड़ें, कुछ विश्व युद्ध वगैरह के लिए कुछ महाभारत में ऐसा ऐसा आता है जो गुरुदेव हमें बताते थे। और शनि जब रोहिणी नक्षत्र में आए तब विश्व युद्ध का बिगुल बजता है। 2030 में शनि टॉरस में आएगा, रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा। उस समय वर्ल्ड वार के लिए आपको तैयार रहना होगा। अभी वर्ल्ड वार नहीं है, ये इसकी शायद तैयारी आप बेशक कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत ऐसे हो जाए धीरे धीरे धीरे, और तब जाकर इसमें सभी बड़ी जितनी पावर्स हैं वो आके इन्वॉल्व हो जाएं। अगर सर वर्ल्ड वॉर 3 होती है, अगर हम भारत को देखें, भारत की कुंडली को देखें, तो क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि भारत का क्या रोल रहेगा इसमें? भारत अल्टीमेटली, भारत में भी देखिए नुकसान तो बहुत होगा, ऐसा नहीं है, भारत की कुंडली नहीं बताती हमें कि नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये निश्चित है कि भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा 2030 में। हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान। अपना भारत का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, विश्व युद्ध में शांति वगैरह स्थापित करने में। सर ऐसा कहते हैं कि जो बड़ी बीमारियां होती हैं वो भी कुंडली से पता चल जाती हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रंप के हाथ में एक निशान था और वो बड़ा वायरल हुआ कि ट्रंप को कोई बड़ी बीमारी है। अभी इस बीच जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए कहा तो 2 दिन ट्रंप गायब थे। ये कहा जाने लगा कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो क्या कुंडली ये बताती है कि ट्रंप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या आगे जाके उनको हो सकती है? नहीं, आपको याद होगा लास्ट ईयर की बात है, जुलाई में जब वो एक मीटिंग कर रहे थे, वहाँ उन पे किसी ने अटैक किया था। उस दौरान जब उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जा रहा था, उस समय की वो क्लिप वायरल की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है या कुछ भी है, ये उस समय की वो क्लिप थी एक, जिसे वायरल किया गया। तो मतलब उनकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है? बिल्कुल कुछ नहीं है। उनकी जुपिटर की दशा चल रही है, जो कि दूसरे घर में बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है यह जुपिटर, कहीं किसी तरह की कोई वो नहीं है। अब अगर सर भारत की हम लोगों ने बात की, भारत विश्व गुरु बनकर आएगा 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान। तो आजकल जब ये सारी चीज़ें हुई, ईरान युद्ध चला, तो बहुत सारी चीज़ें गैस की, रसोई गैस की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी, पेट्रोल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और ये कहने लगे लोग कि लॉकडाउन भी लग सकता है भारत में। तो क्या आने वाले समय में वॉर जब और ज़्यादा बढ़ेगी, वापस से ईरान और इजराइल की वॉर शुरू होगी, तो क्या भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? लॉकडाउन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है कुंडली में कि हम कह सकें। जैसे जब 2020 में जब आया था, कोविड-19 आया था, तब भी लॉकडाउन लग गया था। उससे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो नाम भी नहीं सुना था लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ होती है। किसी ने भी नहीं सुना था, वो सबके लिए नया था। आजकल की जनरेशन पूरा सब कुछ ऑनलाइन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी। उस समय की जो ग्रह स्थितियां थी, मैंने भी इसे देखने की कोशिश करा, उस समय की ग्रह स्थितियों से कुछ भी मैच नहीं करता है अभी, कि ऐसी कोई दशाएं हों या ग्रह जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कोई ऐसी देते हों, संभावना देते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब डराने का एक वो है, इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर सोने चांदी की हम रेट की बात करें तो आजकल क्योंकि वॉर की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ सोने का रेट, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि अभी ये वॉर और कंटिन्यू होगी और 2030 तक वर्ल्ड वॉर 3 होगी, यानी 26 चल रहा है, 27, 28, 29, 3-4 साल है। तो क्या इन 3-4 सालों में गोल्ड के जो रेट है वो बढ़ेंगे या फिर डाउन जाएंगे? थोड़ा ऐसा लगता है शायद अक्टूबर में जब जुपिटर लियो राशि में आएंगे, शायद तब कुछ गोल्ड कम होने की संभावना दिखाई देती है। उसके बाद बढ़ते ही जाएंगे
क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2 लाख पार तो जाना ही जाना है। देखिए, जब रेट की हम बात करते हैं तो उसके ऊपर तो बहस करना या डिस्कस करना बेकार होता है। अमूमन आप बात करें 5 साल पहले किसी भी चीज़ के क्या प्राइस थे और आज क्या प्राइस थे, आप ये नहीं कह सकते 5 साल पहले 1 लाख थी चीज़ और आज 50,000 या 70,000 हो गई है। तो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली तो बढ़ना ही बढ़ना होता है, तो प्रकृति का नियम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से 1 लाख 1.5 लाख से वो 3 लाख या 5 लाख हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ ज्ञान भरी बातें आज आपने बताई। पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, शायद डिफरेंट रहा होगा, ऐसा नहीं बोलते सब, क्योंकि हमसे नहीं, मेरे से नहीं बोला जाता वो सब ना, वो लच्छेदार, वो ऐसी बातें वो बोली नहीं जाती। मतलब फायरी बातें जो नॉलेजेबल चीजें होती हैं, नॉलेजेबल एक अलग है, लेकिन जो ऑडियंस है वो नॉलेजेबल नहीं सुनना चाहती। ये तो मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ नॉलेज वाली चीज लेकर आते हैं तो लोग उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन वो देखना बहुत जरूरी है। रेमेडी, ओनली रेमेडी, कि मैं कैसे इससे बच सकता हूँ, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, वो एक वो प्रॉब्लम है तो है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो अब आप ही बताइए कि ये बात ठीक है या नहीं, आप लोग क्या तड़कती भड़कती चीज़ें, फायरी चीज़ें सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? खैर, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी इच्छा हो, आप बहुत सारा कमेंट करेंगे कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ ज्ञान बटोरने के लिए, तो कमेंट में अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। दोबारा हम सर को बुलाएंगे और आपके सवाल उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।